जी बच्चा जी, इलस्ट्रेशन कहता है जी, लेक्सस मोटर लिमिटेड, अ डीलर इन सेकेंड हैंड कार्स हैज 5 vehicles in the inventory at the end of financial year। एक सेकेंड हैंड गाड़ियों का शोरूम है, इनके पास गाड़ियां हैं। एक गाड़ी है जी फेट के नाम से, जिसकी कॉस्ट है 90,000 और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 95,000। दूसरी कार इनके पास है जी एम्बेसडर, जिसकी कॉस्ट 1,15,000 और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 1,55,000। तीसरी है जी मारुति स्टीम, 2,75,000 इज द कॉस्ट, 265 is the net realizable value। थर्ड मारुति 800 जो हमारे यहाँ पे मेहरान के नाम से है, 100,000 और NRV is 125,000। Zen 200,000, NRV is 230,000। सबकी टोटल कॉस्ट इज 7.8 मिलियन कॉस्ट है, 8.7 मिलियन नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। What is requirement? You are required to calculate the value of inventory to be included in statement of financial position for the company। आपने बताना है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में अनयूज्ड इन्वेंट्री, अनसोल्ड इन्वेंट्री, इसकी क्लोजिंग वैल्यू बतानी है। IS2 क्या कहता है? IS2 रिक्वायर यू टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। अब मुझे बताइए, क्या मैं 7.8 मिलियन पे रिकॉर्ड करूंगा या 8.7 मिलियन पे रिकॉर्ड करूंगा? बताइए। सर 770 इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ फातिमा, इसमें तो 770 कहीं नहीं लिखा हुआ। ये क्या बता रहे हैं 7? अच्छा, इसका मतलब आपने अकाउंटिंग अच्छी पढ़ी हुई है, गुड। हम टोटल बेस पे कभी भी डिसाइड नहीं करते। IS2 रिक्वायर यू कि आपने टोटल की बेस पे NRV टेस्टिंग नहीं लगानी, आपने इंडिविजुअल एसेट्स की कैटेगरी की बेस पे NRV टेस्टिंग लगानी है। तो हमने इंडिविजुअली देखना है। एम्बेसडर कार, उसकी कॉस्ट है 115,000 और उसकी NRV फेट पे आते हैं, पहले फेट पे 90,000 इज कॉस्ट, 95,000 इज NRV। विच एवर इज लोअर हमने उस पर रिकॉर्ड करना है। क्या लोअर इसमें से? कॉस्ट इज लोअर, तो हम 90,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV इज 90,000, राइट। एम्बेसडर कार 115 इज द कॉस्ट एंड NRV इज 155, बट विच एवर इज लोअर? कॉस्ट इज लोअर, तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे 115। मारुति स्टीम 275 कॉस्ट, 265 NRV, यानी इसकी कीमत कम हो गई, तो हमने NRV पे रिकॉर्ड करना है 265। मारुति 800 कॉस्ट 100K और 125K इज NRV। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट इज लोअर, तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। Zen 2 लाख कॉस्ट है, 230,000 इज NRV। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर सेम है, 770,000 is the value of inventory to be recorded in statement of financial position, right जी। तो इन्वेंट्री के बारे में, ये तो फिनिश गुड की इन्वेंट्री थी। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री के बारे में हमने सीखा था कल। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पे। फिर हमने वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री के बारे में भी कल सीखा था। अभी तो हम फिनिश गुड पे पहुंचे थे, तो वर्क इन प्रोसेस के बारे में भी कल सीखा था। कोई बता सकता है आप मुझसे कि वर्क इन प्रोसेस की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? बताइए। वर्क इन प्रोसेस यानी इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स हैं, साल खत्म हो गया, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? गलत जवाब।
गलत जवाब, मैंने कल आपको पढ़ाया नहीं इसमें। व्हाट वाज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस? यस, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था जी। जो वर्क इन प्रोसेस है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उसको कंप्लीट करने पे क्या खर्चा आएगा। से मैंने उसको 100 रुपये का बेचना है, मार्केट में 100 का बिकेगा, लेकिन अभी तो वर्क इन प्रोसेस है, कंप्लीट होगा तो 100 रुपये का बिकेगा। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, इनकम्प्लीट कुर्सी कौन लेके जाएगा, बादल नहीं लगी, सीढ़ी लगी, कौन लेके जाएगा। सेलिंग प्राइस 100, कंप्लीट करने पे 20 का खर्चा आ सकता है, बेचने पे 10 का खर्चा आ सकता है, तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू विल बी 80। तो अगर वर्क इन प्रोसेस है, ओके 70, माय अपॉलॉजीज, इसकी जो NRV है दैट विल बी 70। तो जो वर्क इन प्रोसेस है उसकी NRV कैलकुलेट करते हुए वी शुड कीप इन माइंड सेलिंग प्राइस अवेलेबल होती है फिनिश गुड्स की। वर्क इन प्रोसेस की सेलिंग प्राइस कहाँ से अवेलेबल होती है, नहीं होती, मार्केट में तो फिनिश गुड की सेलिंग प्राइस अवेलेबल है। तो वर्क इन प्रोसेस को फिर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन प्लस कॉस्ट ऑफ सेल, ये दो एडिशनल खर्चे करने पड़ते हैं। तो सेलिंग प्राइस में उसको माइनस करेंगे तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। क्लियर जी। रॉ मटेरियल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कल ही हमने देखा था रॉ मटेरियल जितने का खरीदा था, रॉ मटेरियल की मार्केट में प्राइस अवेलेबल होती है, यानी लकड़ी खरीदी थी मार्केट से खरीदी है ना, जिससे खरीदी थी उसके लिए वो फिनिश गुड थी, मेरे लिए वो रॉ मटेरियल है, उसके लिए तो फिनिश गुड थी, तो वैसी लकड़ी तो मार्केट में अवेलेबल है। तो उसमें कॉस्ट कंपेयर किसे करना था हमने, कॉस्ट में से क्या माइनस करना था, अगर कोई सेलिंग कॉस्ट है तो वो माइनस कर लेते हैं। लेकिन फिनिश गुड के बारे में क्या है, फिनिश गुड के बारे में सेलिंग प्राइस माइनस, अगर उसको कोई रिपेयर करना है तो रिपेयर कर लो, अगर खराब हो गया तो सेलिंग एक्सपेंस है तो वो माइनस कर लो। क्लियर जी। तो 3 तरह की इन्वेंट्री, तीनों की आपको NRV कैलकुलेट करनी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नहीं जी, दिस इज द क्वेश्चन। कहता है जी, एज at 31st December 2009 the original cost of inventory held by ABC Limited amounting to rupees 6345, ये इसकी कॉस्ट है जो अपने पास लिख लें, 6345 is the cost, 6345, whilst total net realizable value of the inventory was estimated as 7894, ये उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू बता दी। ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वाज दिस, कॉस्ट क्या बताइए उसकी, दिस वन, 6345 रुपए की आपने इन्वेंट्री खरीदी हुई है। इन्वेंट्री मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती है, टोटल को एज ए कलेक्टिव नाउन इन्वेंट्री कहते हैं। 7894 की मार्केट में बिक सकती है। नीचे आगे उसने डिटेल बताई है, ABC कंपनी हैज एनालाइज्ड दीज, अब उसकी नीचे डिटेल्स बताई है, ये 2 डिटेल्स आपके सामने हैं। ठीक है जी। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स उसकी कॉस्ट है 3169, क्लोथिंग 2789, अंडरगारमेंट्स 387, टोटल मिला के देखें वही नहीं बन गई कॉस्ट। सिमिलरली NRV 3078, 4157, 659, टोटल मिला के बन गई 7894। तो मुझे ज़रा बताइए इसमें हम इन्वेंट्री को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करें। जी बेटा जी बताइए जी, कॉस्ट क्या आई, NRV पे रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पे। मुझे दोबारा सवाल सुनिए, 6345 इस पे रिकॉर्ड करना चाहिए इन्वेंट्री को या 7894 पे है, यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू नहीं है। हमने आइटम वाइज NRV टेस्टिंग करनी है, टोटल नहीं करना, लिहाजा हम टोटल को कंपेयर नहीं करेंगे, हम रेडीमेड गारमेंट्स को कंपेयर करते हैं। रेडीमेड गारमेंट में से लोअर क्या है, वी हैव NRV विच इज लोअर 3078, क्लोथिंग में वी हैव लोअर इज कॉस्ट 2789,
अंडर गारमेंट्स में वी हैव कॉस्ट विच इज लोअर 387, ग्रैंड टोटल करेंगे तो 6254। ओके जी, शाबाश। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, इन्वेंट्री मूवमेंट। अब आप ज़रा थोड़ा सा अपने आप को इमेजिनेट करें, फिर मैं इस पे आता हूँ। इमेजिनेट क्या करना है कि आप स्टोर में रहते हैं, किसी स्टोर के इंचार्ज हैं। अकाउंटेंट नहीं समझना अपने आप को, स्टोर इंचार्ज समझना। क्या समझना है? स्टोर इंचार्ज हैं आप। स्टोर इंचार्ज बनने से पहले ज़रा एनआरवी को कंप्लीट कर लें, फिर स्टोर इंचार्ज बनते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमने ये पढ़ लिया जी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। इसमें से माइनस क्या करना है? फिनिश गुड और रॉ मटेरियल की रिपेयरिंग कॉस्ट आ सकती है और वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आ सकती है। एग्रीड? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल में क्या आ सकता है? कैरेज आउटवर्ड आ सकती है, सेल्स कमीशन। ये हमने फार्मूला पढ़ लिया। 4.1 देखिएगा, इट शुड बी नोटेड दैट फॉर फिनिश गुड्स नो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज नीडेड। जाहिर है फिनिश गुड है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो नहीं आएगी, लेकिन क्या रिपेयरिंग कॉस्ट आ सकती है? आपकी कुर्सी कंप्लीट है लेकिन एक जगह से साइड से बाजू थोड़ा सा टूट गया, क्या टूटा हुआ बाजू वाली कुर्सी को खरीदेगा? तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिपेयर करके बेचना पड़ेगा। रिपेयर करेंगे तो वो आपको वो कीमत मिलेगी जो उसकी मार्केट में है, तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट आ सकती है। द फॉर्मूला ऑफ एनआरवी डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन तो नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग तो हो सकती है ना। फिनिश गुड की कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन तो नहीं हो, तो ऑलरेडी कंप्लीट है। 4.2 देखिएगा, इट शुड बी नोटेड दैट द फिनिश गुड दैट वर डैमेज्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट नीड टू बी वर्कड फॉर फर्दर बिफोर सेल। अगर कोई ट्रांसपोर्ट में थोड़ी सी डैमेज हो गया तो उसको ठीक करके बेचना पड़ेगा। देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ एनआरवी शैल नाउ इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द गुड्स होगा। अब आप उसको रिपेयर करके बेचोगे तो दैट विल बी द एडिशनल कॉस्ट यू वुड नीड टू इंकर। एक और सवाल देखिएगा, इसको सॉल्व करें, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। जी बच्चों, रॉ मटेरियल के बारे में बताइएगा। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी क्या लिखूंगा मैं? अच्छा चलिए ये बताइए, रॉ मटेरियल की एनआरवी क्या कैलकुलेट किया आपने? रॉ मटेरियल की एनआरवी, इसका फार्मूला क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। सेलिंग कॉस्ट, उसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन तो आनी नहीं। तो सेलिंग कॉस्ट कितनी है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 2,50,000। इसमें से क्या माइनस करना है? माइनस कॉस्ट ऑफ सेलिंग इज 50,000। तो इसकी एनआरवी क्या हो जाएगी बेटा जी? 2 लाख। कॉस्ट क्या है? 1,50,000। हमने किस पे रिकॉर्ड करना है?
लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 2 लाख इसकी क्या है? एनआरवी, ये हमने कैलकुलेट की। लोअर पे रिकॉर्ड करना है, व्हाट इज द लोअर? 1,50,000 इज द कॉस्ट, एनआरवी इज 2 लाख, तो हमने दोनों में से लोअर जो है 1.5 लाख पे रॉ मटेरियल को नोट कर लिया। आगे चलते हैं जी। दूसरा, वर्क इन प्रोसेस, इसकी एनआरवी का क्या फॉर्मूला था जी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, यस, माइनस सेलिंग कॉस्ट। ठीक है जी, तो इसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का एलिमेंट आएगा, तो देख के बताइए जी क्या आती है एनआरवी, जरा मुझे इसकी बता दीजिएगा प्लीज। $550,000 आपने कैलकुलेट किए, आपके पास क्या है? क्यों नहीं की बेटा जी? आप इस क्लास की मेंबर नहीं है। हमने भी इंशाल्लाह मार्च 2024 में पेपर पास करना है, तो करें कैलकुलेट। वर्क इन प्रोसेस की मुझे बताइए, आपने बतानी है एनआरवी क्या है। जी बेटा, कॉस्ट टू सेल और वर्किंग प्रोसेस को कंप्लीट करके बेचेंगे, कैसे बेच देंगे? कंप्लीट करने का भी तो खर्चा आएगा ना। तो आपको क्या मिलेगा? 8,50,000 तो उसकी कीमत है, 50,000 आपने कमीशन में दे दिया, तो आपको 8,50,000 तो नहीं मिला ना, 8 लाख रह गया। लेकिन उसको कंप्लीट करना था, 2.5 लाख कंप्लीट करने का भी खर्चा हो गया, तो आपको क्या मिलेगा? 550, दैट इज द एनआरवी। 5,50,000 उसकी एनआरवी है। कॉस्ट कितनी है? 4,50,000। मैं किस पे रिकॉर्ड करूंगा? कॉस्ट पे। ये लें जी, एनआरवी कॉस्ट हमारे पास 4,50,000, एनआरवी कितनी आई? 5,50,000, और मुझे दोनों में से लोअर पे रिकॉर्ड करना। 4,50,000 की लोअर, मैंने इसके इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लिया। तो रॉ मटेरियल भी समझ आ गया, वर्क इन प्रोसेस भी मुझे समझ आ गया। लेट्स गो फॉर फिनिश गुड इन गुड कंडीशन, यानी ये डैमेज नहीं हुई, बिल्कुल सही पड़ी है। अब मुझे बताइए फिनिश गुड जो गुड कंडीशन में है उसकी एनआरवी क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, क्योंकि इसमें रिपेयर की तो कॉस्ट कोई नहीं है, तो क्या आएगी फातिमा एनआरवी? 8 लाख। कॉस्ट कितनी है हमारी? तो किस पे रिकॉर्ड करूंगा? शाबाश, 7 लाख पे आई विल रिकॉर्ड। 7 लाख मेरी कॉस्ट है, एनआरवी कैलकुलेट की, रिपेयरिंग तो होनी नहीं इसकी, सिर्फ सेलिंग एक्सपेंस है, तो 8 लाख रुपए इसके आगे। एनआरवी दोनों में से काम में 700,000, तो 700,000 पे इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ इन्वेंट्री इज फिनिश गुड डैमेज्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। अब इसकी एनआरवी बताइए क्या होगी? अब ये डैमेज हो गई है, खराब हो गई है, अब आपको इसको बेचने से नेट क्या पैसा मिलेगा? 5 लाख। कॉस्ट कितनी है? तो मैंने किस पे रिकॉर्ड करना है? लोअर पे। कितनी अमाउंट? 500,000। शाबाश। अब इन सबको टोटल कर लेंगे तो यू विल गेट आंसर इज 180,000, 1.8 मिलियन, 1800,000। ओके जी। एक नोट कर लें बात, वी मे बी गिवन सेलिंग प्राइस ऑफ वर्क इन प्रोसेस। हो सकता है कुछ केसेस में वर्क इन प्रोसेस की भी सेलिंग प्राइस मिल जाए, तो फिर हम वही यूज करेंगे। अगर वर्क इन प्रोसेस की सेलिंग प्राइस नहीं मिली तो हम फिर सेलिंग प्राइस किसकी यूज करेंगे? फिनिश गुड्स की यूज करेंगे। अगर वर्क इन प्रोसेस की सेलिंग प्राइस मिल गई तो क्या मुझे उस सेलिंग प्राइस में से कंप्लीशन कॉस्ट माइनस करने की जरूरत है? वो तो उसी हालत में बिकने के लिए तैयार है, तो मुझे फिर उसको कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं, तो मैं फिर उसमें से सिर्फ सेलिंग कॉस्ट माइनस करूंगा, मैं कंप्लीशन कॉस्ट माइनस नहीं करूंगा। अभी तक मैंने वैसे ऐसा सवाल देखा नहीं, बट वी शुड कंसीडर कि ऐसा सवाल आ जाए तो हमें कैसे हैंडल करना आना चाहिए। यहाँ तक जी हम क्लियर है। अब आते हैं कॉस्ट फार्मूला पे। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक,
जिस कॉस्ट फार्मूला। इसको समझने के लिए अब आप अपने आप को एक लम्हे के लिए अकाउंटेंट ना समझें। अब आप अपने आप को समझें कि आप दादो हैं घर में, या किचन की मालका या मलका वटेवर, और किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर एक बड़ा स्टोर है। उस स्टोर के जो स्टोर इंचार्ज है ना, आप वो है, वो अकाउंटेंट नहीं है। उसको नहीं पता व्हाट इज डेबिट, उसको नहीं पता व्हाट इज क्रेडिट। उसको सिर्फ पता है कि मेरे पास क्या आया स्टॉक में और मैंने क्या इशू किया। उसने सिर्फ स्टॉक की मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। जो स्टोर इंचार्ज है उसका क्या काम है? स्टॉक वो रिसीव करेगा, अपने पास नोट कर लेगा मुझे इतने यूनिट्स मिल गए। स्टॉक जब इशू करेगा वो नोट कर लेगा मैंने इतने यूनिट्स इशू कर दिए। ठीक है, तो स्टोर कितनी तरह का हो सकता है? मैंने जो अभी तक देखे हैं, दो तरह के स्टोर देखे हैं। एक देखा रॉ मटेरियल का स्टोर और एक देखा मैंने फिनिश गुड का स्टोर। वर्क इन प्रोसेस का स्टोर मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वर्क इन प्रोसेस 31 दिसंबर पे जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में पड़ी हैं, या कटिंग डिपार्टमेंट में है, मोल्डिंग डिपार्टमेंट में है, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में। वो उठा के स्टोर में नहीं रखते, वो तो प्रोसेस चल रहा है, दरमियान में साल ख़त्म हो गया, तो लिहाजा उसके लिए कोई अलग स्टोर मैंने अभी तक नहीं देखा। लेकिन हो सकता है किसी बिजनेस ने मैनेज किया हो स्टोर। लाइक जैसे गमले बनते हैं, पोट्स बनते हैं, वो जब मिट्टी के बना के रखते हैं, यानी जब वो रॉ बन गया, अभी उसके ऊपर पेंट नहीं हुआ, डिज़ाइन नहीं हुआ, तो उसको उठा के किसी स्टोर में रख देते हैं। जितने आगे बिक के पीछे से उठाए उसके ऊपर पेंट किया और उसको आगे रख दिया या उसको बेच दिया अपने पास रॉ फॉर्म में। हो सकता है वर्किंग प्रोसेस किसी ने रखा हो। जैसे एक और बिजनेस है, जैसे ये जो चाइनीज़ आप राइस खाते हैं या चाइनीज़ आप वो चाउमीन खाते हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें हाफ डन करके अपने पास रखी होती हैं। चाउमीन रखा हुआ है, वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, जब आप आते हैं वो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं और आपको तड़का लगा के दे देते हैं। राइस बॉइल्ड पड़े हैं, वेजिटेबल्स पड़े हैं, चिकन पड़ा है, वो आप आते हैं वो एक दाबड़े से में डालते हैं और आपको फ्राई करते हैं, कहते हैं ये लें, ये आपके चाइनीज़ राइस तैयार है। तो ये इन्होंने वर्किंग प्रोसेस करके स्टोर में चीज़ें रखी हुई हैं। तो ऐसा बिजनेस हो सकता है जो अपने वर्किंग प्रोसेस को भी स्टोर में मैनेज करें। लेकिन मोस्टली कितने स्टोर होते हैं? रॉ मटेरियल या फिनिश गुड का स्टोर। हम हैं स्टोर के आज इंचार्ज। वी आर नॉट अकाउंटेंट, आइदर फाइनेंशियल आइदर कॉस्ट अकाउंट। हम अकाउंटेंट नहीं है। जब भी आपने कॉस्ट फार्मूला समझना 5OF को, आपने अपने आप को समझना है यू आर द स्टोर इंचार्ज, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉक इन स्टॉक आउट। आपसे पूछा जाएगा कटिया क्यों, कम क्यों हुआ, आपसे पूछा जाएगा कि एक्सेस क्यों है, आपसे ये पूछा जाएगा कि डैमेज क्यों हुआ, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से एक्सपायर कितना हो गया, नहीं बिका तो एक्सपायर। यू आर द कस्टोडियन ऑफ द स्टोर। ये सोचेंगे समझेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप स्टोर के दरवाजे के बिल्कुल पास टेबल रख के बैठ गए, आपके सामने एक बड़ा सा रजिस्टर खुला है। अब उस रजिस्टर पे क्या एंट्रीज होनी है वो हम समझ रहे हैं। हम क्यों समझ रहे हैं? हम तो कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। हम स्टोर इंचार्ज का रिकॉर्ड बनाने का तरीका क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि कल को इसके तरीके को देख के ही हमने आगे कॉस्टिंग करनी है। हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, क्या आया क्या गया, इसका ये रिकॉर्ड रखते हैं। उस रिकॉर्ड को हम अपने डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स में यूज़ करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड समझने जा रहे हैं। तो 2 मेथड है जी कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो बल्कि 3 मेथड है। थर्ड मेथड इज LIFO। FIFO का मतलब है जी, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान पहले आएगा वो पहले बिकेगा। रियल लाइफ में एग्जांपल्स, आपने कभी फ्रूट्स वालों को देखा? फ्रूट की रेडी लगाते हुए, जब वो रोज़ाना सुबह अपने फ्रूट का स्टॉल सेट करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि जो पिछले दिन का फ्रूट है उसको आगे रखूं और जो फ्रेश है उसको पीछे रखूं या अलग रखूं, और कोशिश होती है जो पुराना वो पहले बिक जाए। क्यों? ताकि वो ख़राब ना हो जाए, दैट इज़ पेरिशेबल। ये तो आ गया फ्रूट वाले। क्या वेजिटेबल वाले भी ऐसे करते होंगे? क्या आपने अपने घर में कभी ऐसा होता हुआ देखा है? अगर हम दूध की बात करें तो जो पहले गवाला देके गया, अम्मा की कोशिश होती है उसको पहले इस्तेमाल कर लो। जो पहले टमाटर और धनिया और मिर्चें आई, अम्मा की कोशिश होती है उसको पहले इस्तेमाल कर लो। अदरक, प्याज और लहसुन, इनकी लाइफ चूँकि थोड़ी ज़्यादा होती है, डज नॉट मैटर।
ब्रेड के बारे में भी FIFO, जो पहले ब्रेड आई है वो पहले ख़त्म कराते हैं, FIFO। चावल के बारे में नो FIFO, FCO, जो मर्जी यूज़ कर लो, नो प्रॉब्लम, चावल ख़राब नहीं होते, जितना पुराना उतना बेहतर हो जाएगा। लेकिन आटा भी कोशिश करते हैं कि पहले वाला जल्दी इस्तेमाल कर लें ताकि उसको कीड़ा न लग जाए। तो हमारे घर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद में FIFO, FCO और समटाइम LIFO भी चल रहा होता है। LIFO कहाँ पे चलता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये कहाँ पे चलता है? ये चलता है बेटा जी जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है ना, हाइपर स्टार, मेट्रो, मैक्रो, ग्रीन वैली, ये जो है मेडिकल स्टोर्स, इवन ये जो मेडिकल स्टोर्स हैं कैसे कहते हैं, सर्वेट, क्लिनिक्स, और इसी तरह और कौन से बिजनेसेस हैं, ये जो क्या अल्फते, ये जितने बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं ना, ये अपने पास जो इन्वेंट्री को बेचने का मेथड या इशू करने का मेथड रखते हैं वो होता है LIFO। अब मेरे से पूछे क्यों? पहली वाली चीज़ें तो ये ख़राब हो जाएंगी, ये क्यों LIFO पे है? ये LIFO पे इसलिए ताकि कस्टमर को लेटेस्ट कीमत चार्ज करें। अगर कीमत बढ़ गई है तो वो वाला स्टॉक बेचें, कीमत कम हो गई है तो जैसे कीमत कम हुई नया स्टॉक आया वो बेचे। आपने टीवी में इश्तिहार देखना और आपने दुकान पे चले जाना है कि जी मुझे ये दे दो, स्कीम चल रही है, वो कहें जी हमारे पास तो माल ही नहीं है, हमारे पास तो पुराना पड़ा हुआ, तो आपकी अपनी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। जैसे ही कंपनी डिस्काउंट लगाती है या कीमत बढ़ाती है, आपने वही अपडेटेड कीमत कस्टमर को चार्ज करनी होती है, क्योंकि जो सामान ख़राब हो जाएगा वो आपका वापस हो जाएगा। आपको तो टेंशन ही कोई नहीं है, टेंशन तो उस कंपनी को है जिसका स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ। आपने तो जो एक्सपायर आपने वापस कर देना, वो आपसे उठा के लेके जाएंगे वापस। रिटर्न होता है, दूध भी रिटर्न होता है, ब्रेड भी रिटर्न होती है, ये कोल्ड ड्रिंक्स भी रिटर्न होती है, मेडिसिन भी रिटर्न होती है। तो जो ये स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, ये अपने पास क्या मेथड अप्लाई करते हैं? LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में आता है उसको पहले बेचते हैं ताकि कस्टमर को लेटेस्ट कीमत चार्ज हो, जो स्कीम चल रही है, जो मार्केट चल रही है, वही कीमत चार्ज करें। तो हमने 3 तरह के फार्मूलाज देखने हैं, 3 तरह से इन्वेंट्री इशूज़ के मेथड देखने हैं, FIFO, FCO, वेटेड एवरेज, और LIFO। FCO का मतलब क्या है? वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? इकट्ठे बादाम पड़े हुए हैं, 2 साल 3 साल तक बादाम में कुछ नहीं होता, बस ठीक है, जब आएगा कस्टमर उसमें से निकाल के दे दो, और आए उसी में डाल दो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लोहे के रॉड पड़े हैं, जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, जितना लोहा बड़ा रहेगा उतना महंगा हो जाएगा। अब लोहे का रॉड नया है पुराना है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जो आया ठीक है, या निकाल दो, बेच दो, रेट वो नया चार्ज करते हैं, लेकिन स्टॉक कोई भी उठा के दे देते हैं। सरिया जो बड़ा है कोई भी उठा के दे देंगे, रेट नया चार्ज करेंगे, लेकिन स्टॉक में कहेंगे यार इतना सरिया इतने टन पैक कर दो, स्टोर इंचार्ज उठाएगा, जहाँ से बड़ा हुआ आसानी से लोड करा के बेच देगा, क्योंकि उसने ख़राब नहीं होना। जहाँ पे एक्सपायरी मैटर करती है वहाँ पे FIFO, जहाँ पे लेटेस्ट प्राइस चार्ज करनी है LIFO, जिधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे FCO, वेटेड एवरेज। ये रियल लाइफ में इसकी यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ कि स्टॉक को कैसे इशू किया जाता है। ओके जी, ये तो आ गया इनका कॉन्सेप्ट FIFO, FCO, वेटेड एवरेज। अब अगली बात समझें। ये आप हैं, ये आपका टेबल और कुर्सी पड़ी है, ये आपके पास आपके स्टोर के एरियाज हैं, जिसमें आपने स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब ज़रा इमेजिन कीजिएगा और समझिएगा, यहाँ पे जनवरी का स्टॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे फरवरी का स्टॉक पड़ा हुआ है, मार्च का पड़ा हुआ है, अप्रैल का पड़ा हुआ है, मई एंड जून, ठीक है जी। ये आपका मैंने बना दिया पैसेज। अब यहाँ से आपकी आनी है गाड़ी। कैसे बनती है जी गाड़ी? गाड़ी बनाता हूँ, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन पिक्टोरियल इमेज से समटाइम चीज़ें याद रहती हैं। ये गाड़ी आनी है जिसमें आपने सामान लोड करके बेचना है। अब ज़रा मुझे सोच के बताइए, स्टोर इंचार्ज साहब है, गार्ड आएगा इसके पास, आके पहले पूछेगा, पूछने के बाद इसने गाड़ी आगे भेजनी है। अगर FIFO होगा तो ये कौन सा स्टॉक बेचेंगे सबसे पहले?
जनवरी का है तो इसने गाड़ी को भेजना है कि जी FIFO है तो सबसे पुराना सबसे पहले उठाओ। इसको भी पता होना चाहिए ना स्टोर इंचार्ज को मेरे पास किस जगह पे कौन सा सामान पड़ा हुआ है, तो ये अपने पास स्टैकिंग उसके मुताबिक करते हैं। अलग-अलग इन्होंने ब्लॉक्स सेगमेंट्स बनाए होते हैं, यहाँ पे एक दिन का स्टॉक आ गया जनवरी का है, यहाँ पे फरवरी का, यहाँ पे मार्च का, यहाँ पे अप्रैल का, तो गाड़ी वाले को कहेंगे यहाँ से गुजरो ये स्टॉक जाके उठा लो। इसके ऊपर निशानदेही होनी चाहिए कि किस डेट का स्टॉक कहाँ पड़ा है, रजिस्टर पे लोकेशन लिखी होती है, तो जो पहले आया इसने पहले निकाल देना, जब भी ऑर्डर आएगा रिक्वायरमेंट आएगी यहाँ से निकाल देगा। ओके, अब आते हैं जी 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 जरूर जी। उसके बाद जी लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट इन जो बाद में आया है, जो लेटेस्ट आया है, डिपार्टमेंटल स्टोर का ये स्टोर इंचार्ज है, इसको कहा गया कि जो बाद में आएगा वो सबसे पहले निकालना। अब ये क्या करेगा, इन सब में से कौन सा स्टॉक निकालेगा, जो उनका लाइफो, ये गाड़ी को यहाँ पे भेजेगा, कहेगा ये उठाओ और ले जाओ। इसको पता होना चाहिए ना कब कौन सा स्टॉक आया। FIFO में वेटेड एवरेज में स्टोर इंचार्ज अपने स्टॉक को स्टोर के अंदर अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं ताकि जब जिस डेट का चाहिए हो उसके मुताबिक वो वाला स्टॉक उठवा दिया जाए। अगली बात, अब आते हैं जी वेटेड एवरेज। अगर ये स्टोर इंचार्ज साहब या आप स्टोर इंचार्ज हैं, आप ऐसे स्टोर में हैं जहाँ पे डज नॉट मैटर कि कौन सा स्टॉक उठाना है। अब कोई आपसे स्टॉक लेने आया, यू आर स्टॉक इंचार्ज, बताए इन 6 महीनों में से कौन सा स्टॉक आप उठा के देंगे, कोई सा भी उठा के दे देंगे। एप्को में कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जाओ यार अंदर से जाकर उठा लो। एग्रीड? तो यानी स्टोर इंचार्ज ने अपने स्पेस को भी मैनेज करना है। अब आए घर में, क्या ये प्रैक्टिस हो रही होती है? बिल्कुल हो रही होती है। आपकी अम्मा ने किचन सिर्फ रेफ्रिजरेटर के अंदर ही डिवीजन बनाई होती है। उन्होंने जो फ्रेश वेजिटेबल्स आते हैं अपने उस स्टोरेज बॉक्स के अंदर ही फ्रेश वेजिटेबल को पीछे रखती हैं और जो पुरानी वेजिटेबल उसको आगे रखती हैं ताकि कोई भी यूज़ करे उसको उठा ले। इसी तरह जब वो दूध इस्तेमाल करना तो उन्होंने 2 बर्तन रखे होते हैं, जो पुराना है वो अलग बर्तन में आगे करके और जो फ्रेश है उसको पीछे करके रखा हुआ ताकि कोई भी फ्रिज खोले तो वो वाला यूज़ करे जो पहले वाला पड़ा हुआ है। तो अम्मा भी घर में FIFO मैनेज कर रही है, अम्मा घर में वेटेड एवरेज भी मैनेज कर रही होती है। यानी चावल पड़े, जाओ वो 2 बाल्टियाँ पड़ी है जिसमें से दिल चाहता निकाल लो, वेटेड एवरेज, क्योंकि मैटर नहीं करता ना कौन से यूज़ करना है, ठीक है। और लाइफो, क्या घर में अम्मा लाइफो यूज़ कर रही होती है? सोच के बताएं। यस, अगर घर में 2 खाने बने हुए हैं तो एक बेटा वो कहता है मैंने तो सिर्फ फ्रेश खाना है, तो फिर जो अभी बना वो निकाल के देंगे, ये लो लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको हमेशा हमने लाइफो देना है, फ्रेश गरम गरम देना है। लेकिन जो बच्चा जिद्दी होता है, जो कहता है नहीं जी मैंने तो वही वाला पुराना ही खाना है, तो उसको वाला गरम करके देंगे। तो अम्मा घर में FIFO, लाइफो, वेटेड एवरेज तीनों मैनेज कर रही है, स्टोर में भी इसी तरह मैनेज कर रहे होते हैं। अब किचन के अंदर सारे नमक, मिर्च, हल्दी, नमक कौन सा पहले यूज़ करें कौन सा बाद में यूज़ करें डज नॉट मैटर, मिर्चें कौन सी पहले बाद में यूज़ करें डज नॉट मैटर। तो एक घर के अंदर, एक किचन के अंदर ही हमारी अम्मा स्टोर इंचार्ज है। सिर्फ उसको किताबों में नहीं लिखा हुआ, अब हम किताबों में देख रहे हैं। हम ये सारा काम अपने घर में करते रहे। ये स्टडी क्या है? आसमान से उतरी किताबें नहीं है। दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपकी दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस उसको किताबों में लिख दिया गया। तो ये तो हो गया जो स्टोर की मैनेजमेंट जो ज़िंदगी में हमारे काम आएगी। अच्छा, FIFO, लाइफो, वेटेड एवरेज में स्टोर को किस तरह से मैनेज करते हैं, चीज़ों को कैसे हम ऑर्गेनाइज अरेंज करके रखते हैं। अब आते हैं रजिस्टर को देखते हैं। ये जो इनके टेबल पे रजिस्टर या कंप्यूटर में रजिस्टर खुला हुआ है, इस रजिस्टर पे ये एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है जी, ये हम सीखने लगे। ये है जी इनका रजिस्टर। इनके रजिस्टर में वी हैव हाउ मैनी कॉलम्स, हमारे पास 5 सेगमेंट्स है। सबसे पहले डेट का ख्याल करते हैं, क्योंकि जो बंदा स्टोर इंचार्ज है उसका एहतसाब होना है। बताओ जो माल आया था कहाँ है, डेट वाइज रिकॉर्ड करेगा। उससे पूछा जाएगा बताओ जो माल इशू किया था किसको, कब इशू किया था, कितना इशू किया था, किस मद में इशू किया था। ये बंदा चूंकि इसका एहतसाब होना है,
ये अपने घर में नहीं बैठा हुआ कि किसी ने पूछना ही नहीं बताओ मिर्चें कहाँ गई, बताओ दूध कहाँ गया। इससे तो एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, लिहाजा ये अपने पास लिखेगा। जब स्टॉक आएगा तब भी लिखना, जब स्टॉक जाएगा तब भी लिखना, और उसके बाद एवरी टाइम बैलेंस अवेलेबल होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट वाले फ़ोन करके पूछते हैं, हाँ जी चोई साहब लकड़ी पड़ी है 10 फुटी, हाँ जी भेज दो। टायर पड़े हैं, हाँ जी भेज दो। कितने पड़े हैं, मैं इतना ऑर्डर आ रहा है, आपके पास कितना पड़ा है और कितना मंगवाना है। इसके बाद एवरी टाइम बैलेंस भी अवेलेबल होता है, इसको हम कहते हैं रनिंग बैलेंस। ठीक है जी। तो इसके बाद रिकॉर्ड क्या है, पहला कॉलम डेट वाइज अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करता है, दूसरा कॉलम उसमें पर्टिकुलर्स लिखता है कि ये ट्रांजैक्शन क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, परचेज रिटर्न का सामान है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न हुई है, ड्राइंग हुई है या चोरी हो गया, शॉर्टेज। बिजनेस में शॉर्टेज भी हो जाती है, चोरी भी हो जाती है। जैसे हमने घर में अपनी ब्राउनी छुपा के रखी हुई थी कि भाई ना देखे, और भाई ने ध्यान से देखी है और उसने देख लिया कि बहन इधर ही रखती है, उसने उठा ली खा ली। जब आप गए तो वहाँ पे पड़ी नहीं हुई शॉर्टेज। इन्वेस्ट मुझे तो पता ही नहीं दिस इज शॉर्टेज। तो घर में भी शॉर्टेज हो जाती है। अम्मा के ज़हन में था मेहमान आए में फ्रिज में दूध पड़ा हुआ है, ये पता ही नहीं है कि फातिमा ने इतना बड़ा मग बनाया और पी गई हुई है। अम्मा ने कहा जाओ जाके चाय बना के लेके आओ। तो ऐसे अम्मा को इशारा कर रही है, अम्मा को समझ नहीं आ रही, मेहमान सामने बैठे हैं, अम्मा को समझ नहीं आ रही। अम्मा ने कहा जाओ जाके चाय क्यों नहीं बना के लेके आ रही, कुछ और कह दें, शॉर्टेज बताए बगैर इस्तेमाल कर ले, क्योंकि अम्मा के ज़हन में तो बैलेंस चल रहा है, उससे किसी ने नहीं पूछना, इनसे किसी ने नहीं पूछना। लेकिन बिजनेस में हर चीज़ का हिसाब होता है, कितना बैलेंस पड़ा है, कितना इस्तेमाल हुआ है, कहाँ इस्तेमाल हुआ है, उसके मुताबिक आगे प्लानिंग चलनी होती है। तो पर्टिकुलर में यहाँ पे स्टोर इंचार्ज सब बताते हैं कि बैलेंस कहाँ पे, कहाँ से स्टॉक आया और कहाँ गया। उसके बाद थर्ड सेगमेंट इज रिसीव्ड। अब मेरा आपसे सवाल है, आप थोड़ी देर के लिए अकाउंटेंट बन जाए, स्टोर से निकले अकाउंटेंट। जब इन्वेंट्री खरीदते हैं तो इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? डेबिट। इन्वेंट्री आई तो डेबिट। तो समझ लें कि अगर लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेजर का डेबिट वाला पोर्शन है अगर अकाउंटेंट बने। स्टोर इंचार्ज को नहीं पता, उसके बाद जब सामान आएगा वो कहेगा मैंने रिसीव किया, मैंने 10 यूनिट्स रिसीव किए, लेट्स सपोज एक यूनिट की कीमत थी 15 रुपये और मेरे पास 150 रुपये का स्टॉक आ गया। बस उसको नहीं पता डेबिट क्रेडिट क्या है, लेकिन मुझे पता है कि ये तो मेरे लेजर की डेबिट साइड है जो ये स्टोर इंचार्ज बना रहा है, और मैं सिर्फ 150 लिखता था अपने लेजर में। अब इसकी रिकॉर्ड में मुझे क्वांटिटी भी पता चल जाएगी, रेट भी पता चल जाएगा। ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मुझे अपने लेजर का डेबिट साइड इसके स्टोर के रिकॉर्ड में से मिल जाएगा। फिर जब हम स्टॉक बेचते थे, स्टॉक में कमी आती थी, तो हम क्या करते थे? स्टॉक डिक्रीज इन स्टॉक, यानी हमारा एसेट कम हुआ तो क्रेडिट किया। अकाउंटेंट साहब ये करते हैं। लेकिन स्टोर इंचार्ज क्या करेगा? वो कहेगा जी मेरा स्टॉक इसमें से 10 में से 5 आइटम बिक गई, उसका रेट 15 रुपये था, इसको नहीं पता कितने की बिकी है, इसके बाद तो पर्ची इतना दे दो। वो कहेगा 15 रुपये वाली 5 चीज़ें मैंने इशू कर दी हैं। कितने की इशू की हैं? 75 रुपये की। तो अब ये जो अमाउंट है ये मुझे अपने इन्वेंट्री के लेजर के क्रेडिट साइड पर नजर आती है, स्टॉक क्रेडिट हो गया। लेकिन स्टोर इंचार्ज को नहीं पता कि वो लेजर बना रहा है, उसको पता है कि मैंने 5 क्वांटिटी इशू कर दी, 15 रुपये उसकी कॉस्ट थी, जब मेरे पास आई है जो उसकी पर्ची पे लिखा हुआ था, और ये 75 रुपये की मालियत की चीज़ें मैंने इशू कर दी, तो इसने रिसीव इशू। लेकिन हर रिसीव इशू के बाद एक एडिशनल काम जो हमारे लेजर में नहीं होता था, ये बैलेंस भी बताते हैं कि बाकी क्या बचा मेरे पास। ये बताएंगे कि 5 चीज़ें बच गई, एक 15 रुपये की थी तो 75 रुपये अभी मेरे बैलेंस में मौजूद है। इसको हम कहते हैं रनिंग बैलेंस। हम अपने लेजर में मंथ एंड पे बैलेंस कैलकुलेट करते थे, टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस हम ये करते थे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन के बाद देख रहे हैं कि मेरे पास स्टोर में कितनी क्वांटिटी बढ़ी है। इनका क्लोजिंग बैलेंस हमारे लेजर का क्लोजिंग बैलेंस सेम आएगा, सेम आएगा। इसमें एडिशनल क्या है, हर ट्रांजैक्शन के बाद इज अपडेटेड द स्टॉक। क्लियर है बेटा जिस पॉइंट पे आप लोग? अगर आप इसको अब फुली देखें तो ये कोई नई चीज़ नहीं बना रहे है, ये लेजर ही, बस डेबिट क्रेडिट टी अकाउंट की शक्ल में नहीं है। एडिशनली क्या है, हर ट्रांजैक्शन के बाद ये अपना बैलेंस अपडेट करते हैं। ये है जी हमारा स्टोर, इसको हम कहेंगे रनिंग लेजर ऑफ इन्वेंट्री।
ये मैंने इसकी हेडिंग बना दी। अगर आप इसको लेजर के तौर पर देखें, दिस इज रनिंग लेजर। ठीक है जी। तो अब हम स्टोर इंचार्ज का काम जो है उसको देखते हैं। इन्वेंट्री का लेजर आप इस तरह से बनाते थे, इसका ये जो बैलेंस है और ये बैलेंस, ये क्या होंगे, सेम। एग्री? तो यहाँ से एक तरह से हमारी रिकंसिलिएशन हो जाती है। मेरे लेजर में इसके लेजर में फ़र्क आएगा तो मैं पूछूंगा हाँ जी मेरे पास ज़्यादा स्टॉक आ रहा है, आपके पास कम है, बाकी किधर है बताओ भाई। वो बेचारा काम आना शुरू हो जाएगा। मेरे पास कम आ रहा है, इसके पास ज़्यादा आ रहा है, मैं कहूँगा भाई ये ज़्यादा कैसे हो गया। वो कहेगा अपना रिकॉर्ड देखो, आपने कुछ गलत किया होगा, वो आकर जाएगा। तो यहाँ से एक सॉर्ट ऑफ रिकंसिलिएशन हो जाती है। तो मेरा लेजर अकाउंटेंट का और स्टोर इंचार्ज का रजिस्टर, इसकी आपस में रिकंसिलिएशन बन जाती है। अब हम देखते हैं, सवाल इसका आसान होता है, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता। आपका प्रायर नॉलेज यूज़ करता हूँ मैं। लेट्स डू द क्वेश्चन। आपके सामने ये सवाल है जी, इलस्ट्रेशन परपेचुअल मेथड से करनी है। मैंने कुछ इसमें इंफॉर्मेशन ऐड किया। रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर स्टोर कार्ड, स्टोर का जो कार्ड है या स्टोर का रजिस्टर है, अंडर FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड। रिक्वायरमेंट आगे परपेचुअल लिखा हुआ है। दूसरी ऑप्शन, परपेचुअल का मतलब है हर ट्रांजैक्शन के बाद एंट्री, हर ट्रांजैक्शन के बाद एंट्री। और मज़े की बात, स्टोर इंचार्ज होते हैं वो परपेचुअल काम ही करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर FIFO एंड वेटेड एवरेज। ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक सवाल दो रिक्वायरमेंट। फॉर्मेट हमने ऊपर देख लिया, ये देखिए मैंने फॉर्मेट बनाया। पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर, इसके बाद रिसीव्ड, इशूड और बैलेंस। ओके जी, शुरू करते हैं जी। 1 सितंबर, अच्छा इलस्ट्रेशन कहता है जी, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटीरियल ZA 234 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2009। सितंबर के महीने का डाटा दिया उसने। सितंबर 1, ओपनिंग इन्वेंट्री is 1000 kg at 20 rupees पर kg। ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस जैसे लेजर का ओपनिंग बैलेंस होता है। आते हैं जी, ओपनिंग बैलेंस 1 सितंबर, ना रिसीव में कोई एंट्री ना इशू में कोई एंट्री। कहाँ पे जाएंगे, हम सीधा बैलेंस में जाएंगे। हमारे बैलेंस में क्या पड़ा हुआ, हम FIFO से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। हमारे बैलेंस में पड़ा हुआ है 1000 kg क्वांटिटी, 20 रुपये उसकी कॉस्ट पर यूनिट, और उसके बाद 20,000 रुपये उसकी टोटल कॉस्ट है। यही पड़ा हुआ है ना जी। 1000 यूनिट्स पड़े हुए क्वांटिटी में, आगे 20 रुपये एक यूनिट की कीमत है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कॉस्ट, ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट में पड़ा है। अब आप जरा स्टोर इंचार्ज बनिए। 1 सितंबर के बाद 10 सितंबर को ट्रांजैक्शन हुई है। 10 सितंबर को क्या हुआ, परचेज 500 kg एट द रेट ऑफ 23 पर kg। 500 किलो आपने ख़रीदा, कारोबार ने ख़रीदा, परचेज डिपार्टमेंट ने ख़रीदा 23 रुपीज़ के लिहाज से। अब ट्रक किधर पहुंचेगा, स्टोर के पास। अब रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड है, वट। उनके पास एक पर्ची आएगी, गुड रिसीव नोट, ऊपर लिखा होगा कि जी मैं आपको 500 यूनिट्स दे रहा हूँ, एक यूनिट 23 रुपये का। ये रिकॉर्ड आएगा। स्टोर इंचार्ज साहब कहेंगे लगाओ जी गाड़ी, अपने बंदे बुलाएंगे, उतारें। जैसे मेरा डेयरी फार्म है, हर महीने मेरे पास आता है बंडा, उसकी बोरियाँ होती हैं, 250-300 बोरी आती है। गाड़ी लगती है मेरे फार्म पे, स्टोर के सामने मेरे वर्कर एक एक करके उतारते हैं। जो मेरा गार्ड है वो उसको काउंट करता है। एक बंदा काउंट करता जा रहा है, 1 2 3 4 7 लिखते रहते हैं, कितने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। और उसके बाद देख लेते हैं जो रसीद पे लिखा हुआ है, रसीद बुक पे क्या उतनी क्वांटिटी है। इस तरह से काउंट करके उतरवा लिया जाता है सामान, और उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं कि हमने 500 kg सामान रिसीव कर लिया। स्टोर इंचार्ज ने अपने साइन किए, स्टैम्प किया, वो डॉक्यूमेंट किसको दे दिया, ट्रक वाले को, ट्रक वाला वापस, और वो सामान अब आपके पास आ गया। अब उस सामान को जब आपने रखवाना है तो पहले जेन में क्या होना चाहिए, FIFO है, वेटेड एवरेज है या LIFO है।
अगर फाइफो या लाइफो हो तो हमें तरतीब से रखवाना है, अलग अलग करके रखवाना है। अगर वेटेड एवरेज हो तो जिथे जगह मिलती उथे रख दो, ठीक है जी। अब हम पढ़े फाइफो, इसका मतलब है मुझे ऐसी जगह पे रखना है जहां पे ये बाद में इशू हो, ओपनिंग वाला मैंने पहले इशू करना। तो मेरे स्टॉक में, मेरे रजिस्टर में, मेरे उसमें गोदाम में दो अलग अलग जगह पे स्टॉक नजर आना चाहिए। एग्रीड और नॉट? और ये जो दो अलग अलग जगह हैं, मेरे रजिस्टर पे भी दो अलग अलग स्टॉक नजर आना चाहिए। अब देखिए इसको मैं रजिस्टर पे कैसे नोट करूंगा। बीइंग अ स्टोर इंचार्ज, मैं अपने पास देखूंगा मेरे पास 500 kg रिसीव हुआ, 1 kg 23 रुपए का था। तो डिस्क्रिप्शन में डेट क्या है? 10 सितंबर। मैंने डेट में लिखना 10 सितंबर, डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा परचेज किया, और क्वांटिटी में लिखूंगा, रिसीव वाले सेगमेंट में लिखूंगा 500 रिसीव किया, 23 रुपए का 1 यूनिट था, और टोटल कितनी अमाउंट बनती है? ये देखिए मैंने यही किया, 10 सितंबर डेट आ गई, परचेज में रिकॉर्ड किया, 500 यूनिट रिसीव हुए, 23 रुपए का एक है, मैंने अपने पास लिख लिया 11,500 मुझे रिसीव हो गए। बस मेरा इतना काम है। नहीं, मुझे अब इसका बैलेंस अपडेट करना है। मेरे बैलेंस में कितनी तरह का स्टॉक पड़ा हुआ है? 2 तरह का, एक ओपनिंग वो लदा पड़ा है, एक अब परचेज किया ये लदा पड़ा है। तो देखिए जब मैंने बैलेंस लिखना है, बैलेंस में मैंने दोनों लिखने हैं। दिस इज माई बैलेंस। ओपनिंग एज इट इज आ गया, ये देखिए ये एज इट इज आ गया। तो मेरे पास 1000 यूनिट पड़े हुए हैं, 20 रुपये रेट वाले, 20,000 के, 500 मेरे पास और यूनिट आ गए, 23 रुपये रेट था, 11,500, ये दोनों को टोटल करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। तो अब मेरे रजिस्टर में भी दो अलग स्टॉक नजर आ रहे हैं, फाइफो और लाइफो, अलग अलग स्टॉक नजर आएगा। वेटेड एवरेज एक ही स्टॉक नजर आएगा इकट्ठा, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसमें हम एवरेज रेट कैलकुलेट कर लेंगे। आपको ये मेरी बात समझ आई है? अब मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैं अगर स्टोर इंचार्ज हूँ, मुझे दुकान पे जहाँ पे चीज़ बेचनी है वहाँ से फ़ोन आएगा, हाँ जी स्टॉक में क्या पड़ा है? मैं कहूँगा जी 1000 यूनिट पड़े हैं 20 वाले, 500 यूनिट पड़े हैं 23 वाले। वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है, मैं 1000 वाले यूनिट मैं आगे बेचने लगा हूँ, इतने यूनिट पड़े हैं? वो कहेगा हाँ जी पड़े हैं, बेच दो। अब देखिए इससे आगे क्या होगा। यहाँ तक तो मैंने परचेज रिकॉर्ड कर ली। अब 15 सितंबर को सेल की बारी आएगी। कहता है इशूड 775 kg। अब ये इशूड है, इसका मतलब है रॉ मटेरियल है। फिनिश गुड होता तो यहाँ पे सेल लिखा हुआ था, इशूड किया यानी स्टोर से निकले हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले गए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट थी 750 यूनिट्स, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने 750 यूनिट भेजने हैं, ठीक है जी। अब ये मेरी विद इन फैक्ट्री ही मेरे स्टोर से प्रोडक्शन में जा रहा है, इसलिए मैंने इशूड लिखा। अगर मैं फिनिश गुड का स्टोर इंचार्ज होता तो यहाँ पे लिखा होता सेल्स, यहाँ पे सेल्स लिखा होता। तो इशूड 750 kg, आगे लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 60। ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, परेशान करने के लिए लिखा हुआ है। यानी 60 रुपए का बेचा, हमने तो सेल प्राइस लेनी नहीं, सेल प्राइस हमें चाहिए ही नहीं। तो इस सेल प्राइस को मैं क्या करूँगा? इग्नोर करूँगा, ये मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे तो सिर्फ कॉस्ट चाहिए, मेरे रजिस्टर में लिखी हुई है। इन्वेंट्री के लेजर में कभी सेल प्राइस नहीं आती, सेल तो सेल्स के लेजर में आएगी, हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चाहिए होती है। अब मैं स्टोर इंचार्ज हूँ, मुझे फ़ोन आया है, बंदा आ गया गाड़ी ले गया, उसको 750 यूनिट निकाल के देने हैं। फाइफो है तो पहले वाले पहले, ओपनिंग वाले पहले, और उसके बाद जो नए खरीदे थे वो। अब मैं गाड़ी में जब रखवाऊँगा तो क्या एंट्री करूँगा? अब 750 यूनिट, गौर कीजिएगा, मेरे पास ओपनिंग वाले पड़े हुए थे 1000, नए खरीदे 500, 1500 पड़े हुए हैं। ये 750 में किस में से इशू करूँगा? 1000 में से, ओपनिंग वाले में से इशू करूँगा। और उसकी कीमत क्या थी? 20 रुपये। तो देखिए जी आप स्टोर इंचार्ज अपने रजिस्टर पे कैसे एंट्री करेंगे? वो कहेगा सेल हो गया या इशूड हो गया, यहाँ पे इशूड है, रसीद में कुछ नहीं आना। इशू में कहेगा 750 गए, 20 रुपये के लिहाज से कितनी मालियत के? 15,000 रुपये इसकी मालियत थी। तो अब 1000 में से 750 चले गए, बाकी कितने पड़े हुए हैं? ये 250 आ गया। 20 रुपये वाले 250 पड़े हुए 5000। जो मैंने नए 500 खरीदे थे वो एज इट इज पड़े हुए हैं। तो मेरे पास अभी भी 2 तरह का स्टॉक पड़ा है। क्लियर है जिस पॉइंट पे हम? कोई टेक्निकल बात? तो अब मुझे रजिस्टर ने भी बताया मेरे पास 2 तरह का स्टॉक है, फिजिकली भी 2 जगहों पर पड़ा हुआ है मेरा स्टॉक। अब आगे चलते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट।
अगली तारीख पे क्या हुआ है, 16 तारीख को परचेज रिटर्न ऑफ 10 यूनिट्स आउट ऑफ परचेज ऑन 10 सितंबर। ये जो 10 सितंबर वाली डेट थी, इसमें से 10 यूनिट वापस चले गए, परचेज रिटर्न हो गई, 10 यूनिट चले गए हैं वापस। अब क्या करें, तो परचेज रिटर्न को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, जिस कॉलम में परचेज रिकॉर्ड किया था उसी में से माइनस करना है। ठीक है जी, तो परचेज रिटर्न यहीं से माइनस हो जाएगी। आते हैं जी, ये देखिए जी, परचेज रिटर्न हुई है हमारे पास, 500 यूनिट्स आए थे, उसमें से 10 वापस हो गए। 23 रुपये का एक यूनिट था, 23 रुपये वाला वापस हुआ। 11,500 कॉस्ट थी, उसमें से 230 माइनस हो गई। अब ज़रा सोच के बताइए, मेरे स्टोर में इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या इन्वेंट्री पड़ी होगी? ओपनिंग में से कितने बचे हुए हैं? 250। इस 500 वाले में से कितने बचे हुए हैं? 500 में से 10 वापस चले गए तो 490। देखिए बैलेंस में यही आ रहा है, 250 ओपनिंग वाले एज इट इज और नए वाले में से 490। एग्री? अभी भी दो तरह का स्टॉक ही पड़ा है। तो यही टैक्टिक है जी स्टोर इंचार्ज का, बस इतना काम है। 17 तारीख को क्या हुआ, सेल रिटर्न हो गई, जो हमने बेचे थे ऊपर इशू किए थे वो रिटर्न हो गए 15 यूनिट्स आउट ऑफ सेल्स ऑन 15 सितंबर। जो 15 सितंबर वाली सेल थी इसमें से वापस आ गए 15 यूनिट्स। अब क्या करेंगे, जो सेल वाला कॉलम था उसमें से माइनस करेंगे, यस, और मेरे पास स्टॉक में आ जाएंगे। ये सेल्स रिटर्न 750 बेचे थे, इसमें से 15 वापस। 20 रुपये का एक खरीदा हुआ था हमने, 20 रुपये वाला ही वापस आया। 15,000 इशू किया था, उसमें से 300 रिटर्न हो गया। अब बताएं, सॉरी क्या कह रहे हैं, अब देखिए बेटा, जो 750 मैंने दिए थे ओपनिंग में से, उसमें से 15 वापस आ गए। गौर कीजिएगा, 250 वाले अब कितने हो गए मेरे पास? तो उसको वहां पे रखूंगा जहां ओपनिंग पड़े थे, उसको दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना। और जो मैंने खरीदे थे 490 वो एज इट इज पड़े हुए हैं। ये बात समझ आई है? तो ये है जी स्टोर इंचार्ज साहब का रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका। 18 तारीख को एक और ट्रांजैक्शन हुई है, 10 यूनिट्स ड्रॉन बाय ऑनर। मालिक साहब आए हैं, उन्होंने स्टॉक देखा, 10 यूनिट का आज मेरी गाड़ी में रख दो, ले के निकल गए। हाँ जी, परचेज में से माइनस करना चाहिए, इशूड में लिखना चाहिए। ड्राइंग्स, दोबारा हम फॉर्मेट पे आएंगे, ड्राइंग्स को हमने इशूड में लिखना है। सिर्फ परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, सिर्फ सेल में से सेल रिटर्न माइनस, बाकी आएगा तो रिसीव, जाएगा तो इशू। ठीक है जी, तो इशू किया, कहाँ से इशू करेंगे मुझे बताइए। ड्राइंग हुई है, 10 यूनिट मांगे हैं, ओपनिंग वालों में से इशू करूंगा या जो मैंने 500 परचेज किए थे उसमें से इशू करूँगा? ओपनिंग वाले पड़े हुए हैं, उसी में से इशू कर दूंगा। जो मुझे कस्टमर से वापस आया चाहे वही दे दूँ। 10 यूनिट्स इशू कर दिए, परचेज रिटर्न ड्राइंग 10 यूनिट गए, ओपनिंग वाले की कीमत थी 20 रुपये, 200 रुपये के चले गए। अब ओपनिंग वाले कितने रह गए? 265 थे, 10 चले गए, 255 रह गए, 490 एज इट इज नीचे आ गया। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद मैं अपने रजिस्टर में अपनी इन्वेंट्री की तमाम टाइप्स को अपडेट कर देता हूँ। बस इतना ख्याल करना है। कितनी देर लगेगी स्टोर इंचार्ज को सिखाने पे? थोड़ी सी अकल वाला है तो 5 से 10 मिनट में आप उसको ही बनाना सिखा देंगे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं जी। व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? 18 के बाद है जी 20 को फिर परचेज कर लिया, 1000 यूनिट्स और खरीदे 26.25 के लिहाज से। अब मेरे स्टोर में कितनी तरह की इन्वेंट्री पड़ी है? एक ओपनिंग के बचे हुए, 500 खरीदे थे एज इट इज पड़े हुए हैं, और 1000 नए आ गए। अब मेरे स्टोर में 3 जगहों पे अलग अलग इन्वेंट्री पड़ी होगी, तो रजिस्टर में भी मुझे 3 तरह की इन्वेंट्री नजर आनी चाहिए। एग्रीड और नॉट? लें जी, रिसीव हुए हैं तो मैंने क्या किया, परचेज 1000 यूनिट परचेज हुए 26.25 के लिहाज से, 26,250 इज माई कॉस्ट। अब देखिए मेरे बैलेंस में 3 आ गए, ये ओपनिंग एज इट इज, ये एज इट इज, 1000 नए आ गए 26.25 वाले। एग्रीड? तो वही 3 मुझे बैलेंस में भी नजर आ रहा है। आगे चलते हैं जी। व्हाट इज नेक्स्ट? इट्स अबाउट टू एंड। 750 मुझे फ़ोन आया जी, इशू करते हैं।
750 मुझे 30 सितंबर को इशू करने हैं। 30 सितंबर को इशू करते हैं जी। ये है जी 30 सितंबर सेल किए इशू करने हैं। अब देखिए मैंने 750 इशू करने हैं। अब मैं अपने स्टॉक में देखूंगा 750 में से 225 तो ये चले गए, बाकी कितने बचे? 750 में 225 माइनस करें, 255 माइनस करना है। 750 माइनस 255 495, 490 ये चले गए, बाकी 5 इसमें से चले गए। तो अब मेरे पास बचेगा क्या? 1000 में से 995 वाले बच गए। तो मेरी लेजर में भी यही बैलेंस आना चाहिए 2618, और मेरे पास स्टोर इंचार्ज के पास भी यही बैलेंस आना चाहिए 2618। एनी प्रॉब्लम? यही हमने बेटा पहले पढ़ा हुआ है अपने पास उसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, इसलिए मैंने अपने हाथ से सवाल को सॉल्व नहीं किया, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई किया रियल लाइफ एनवायरनमेंट में लाकर रिलेट करने से रिलेटेड। अब आपको ये कभी ज़िंदगी में भूलना नहीं चाहिए कि स्टोर इंचार्ज का रजिस्टर क्या है और स्टोर इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो स्टोर इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये मुझे ज़िंदगी में जाके काम आएगी। स्टॉक को कैसे मैनेज करते हैं, इकट्ठा कब रखना है, अलग-अलग कब रखना है, और इशू कैसे करना है, तो हम उसके मुताबिक ही स्टैक करते हैं कहाँ से आसानी से उठाया जा सकता है। ऐसा ना हो कि पुराना स्टॉक वो नुक्कड़ में पड़ा और आगे सारा नया स्टॉक लगा दिया, अब जो बाइक से आएगा वो वहाँ से उठाएगा कैसे, कॉर्नर से। तो हमने उसके लिए रास्ता रखना होता है, कन्वीनियंट करना होता है कि पुराना स्टॉक सबसे पहले उठाया जा सके आसानी से। ये स्टोर इंचार्ज के 2-3 काम। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे बढ़ेंगे और होप यू अंडरस्टैंड दिस। 1 या 2 सवाल मैं आपको FIFO के आज होमवर्क में दूंगा, वो आप करके आइएगा। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे हैं तो यहीं से दे देता हूँ, नहीं है आई विल सेंड यू दी होमवर्क ऑन FIFO। सी टुमारो इंशाल्लाह। होमवर्क ये है जी आपका होमवर्क। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।